अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में भड़कती जंग की आग की तपिश सीधी पाकिस्तानी आवाम की जेबों तक पहुंची है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा कर दिया है। 3 हफ्तों के वक्फे के बाद पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 23 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है और डीजल में तो जैसे कयामत ही आ गई। 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। अब मुल्क में पेट्रोल 458 रुपये 41 पैसे और डीजल 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा है। सिर्फ एक महीने में पेट्रोल 192 रुपए यानी 77%, जबकि डीजल 239 रुपए बढ़कर 87% महंगा हो गया है। यह सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, यह हर चीज की कीमत को आग लगने का ऐलान है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का मौकफ भी दुरुस्त है कि मशरिक़ वस्ता की जंग, आबनाए हरमज की बंदिश और आलमी मंडियों में तेल महंगा होने के बाद तेल की कीमत बढ़ाना उनकी मजबूरी है। इस इजाफे से बचाने के लिए हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान भी किया है। वफाक ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए 20 लीटर तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। बसों को 1 लाख माहाना और ट्रकों को 7,000 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान हुआ है। रेलवे के किराए नहीं बढ़ाए गए ताकि आवाम पर मजीद बोझ न पड़े। पंजाब में बड़ा कदम उठाते हुए वजीर आला मरियम नवाज ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो बस सब में आवाम मुफ्त सफर कर सकेंगे। किसानों को भी डीजल पर सब्सिडी दी गई है। सिंध में भी मोटरसाइकिल सवारों के लिए माहाना 2,000 रुपए सब्सिडी का ऐलान हुआ है। ये सब इकदाम बहुत अच्छे हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर पेट्रोल की बुनियादी कीमत तकरीबन 240 रुपए है तो सार्फिन को यह 458 रुपए में क्यों बेचा जा रहा है? ये बाकी के 200 रुपए कहां जा रहे हैं? तो इसका जवाब है पेट्रोलियम लेवी, सेल्स टैक्स, डीलर कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर हुकूमत खुद भी बड़ा हिस्सा टैक्सेस की मद में वसूल कर रही है। अगर आवाम को रिलीफ देना ही मकसूद है तो फिर सवाल यह है कि टैक्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? दुनिया का मवाजना भी कर लीजिए। चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, फिलिपाइन, श्रीलंका जंग से सब मुतासिर हुए हैं। सब जगह कीमतें बढ़ी, लेकिन वहां हुकूमतों ने बचत प्लान, मुतबादिल तवन्नाई और मजबूत सब्सिडी सिस्टम भी दिया। वहां कीमत इतनी नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ी है। हुकूमत का मौकफ दुरुस्त कि IMF पैकेज की वजह से मामलात उसके कंट्रोल में नहीं, पेट्रोल महंगा करना मजबूरी है। लेकिन इसी IMF की पाकिस्तान गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में इन तमाम मसाइल का हल भी मौजूद है कि करप्शन पर काबू पाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। चंद आदाद शुमार हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर ये मामला दुरुस्त हो जाएं तो आवाम के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। आप अंदाजा करें कि FBR के मुताबिक सिर्फ 2 साल में 22 करोड़ रुपए की जाली इनवाइसेस के जरिए टैक्स चोरी की गई। 1 साल में 873 अरब की चोरी सामने आई। नैब ने 2 साल में 5,300 अरब की रिकवरी की। जी, 5,300 अरब की रिकवरी, जो असल हजम का सिर्फ 1 है। दूसरा, IMF की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि पाकिस्तान में हर सतह पर करप्शन मौजूद है। ताकतवर तबके पॉलिसियों को यरगमाल बनाए बैठे हैं। अगर सिर्फ गवर्नेंस बेहतर हो जाए तो अगले 5 साल में GDP में 5 से 6.5% इजाफा मुमकिन है। यानी खुशहाली का दौरा हो सकता है, मगर क्या कीजिए कि कोई कदम इस सिमत नहीं उठाया गया। अशराफिया की मराद का तो कुछ ना पूछें। सालाना 17.4 अरब डॉलर की मराद से अशराफिया लुत्फानंदोज हो रही है। मुल्क जितना कमाता है, इस कौमी आमदनी का 50% सिर्फ 20% लोगों के पास चला जाता है। सिर्फ 1% अशराफिया मुल्क की 9% आमदनी पर काबिज है। तो सवाल यह है, जब अरबों नहीं खरबों की करप्शन मौजूद हो, जब मराद याफ्ता तबका कौमी खजाने पर बोझ हो, तो फिर हर बार आवाम ही कुर्बानी क्यों दें? हुकूमत की बात मान ली जाए, जंग की वजह से पेट्रोल महंगा करना जरूरी है, लेकिन क्या करप्शन खत्म करके, मराद कम करके, टैक्स का बोझ कम करके आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता? कि हुकूमत अपनी कमजोरियों का बोझ हमेशा आवाम पर डालती रहेगी? कब तक ये होता रहेगा? आखिर कब तक? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपके वक्त का। इख्तियार वली खान साहब, ये फरमाइएगा, हुकूमत ने पेट्रोल में जो और डीजल में जो इजाफा किया है और जो पेट्रोल बम आवाम पर गिराया है, क्या हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, या हुकूमत ने ये सोच लिया कि ये सबसे आसान रास्ता है, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो आवाम पर पेट्रोल और डीजल बम गिरा दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ौक। देखिए, मुझे आप बताइए, सबसे पहले तो 2-3 चीजें हैं ना। एक तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत आपकी अपनी पैदावार नहीं है, ये आप बाहर से मंगवाते हैं, और जिन मुल्कों से आप मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, वहां पर आग लगी हुई है। एक एक रिफाइनरी पर मिसाइल बरस रहे हैं, तेल के कुओं पर जो है तो बम फोड़े जा रहे हैं। वहां से हालात इतने खराब है कि मतलब दीगर मुल्कों में तो आप इन्फ्लेशन रेट देखें, अमेरिका में आपसे ज्यादा रेट बढ़ गया है।
आप देखिए कि जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, चाइना में आपसे इस वक्त जो प्राइस हाइक है वो ज्यादा है। आप 22% पे हैं, जबकि आपकी इंक्रीज जो है वो इस वक्त सबसे कम है, दीगर मुल्कों की आपसे ज्यादा है। अब इन हालात में हमने तो ये भी किया, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर पेट्रोल पंप जो है उस पर पेट्रोल मिल नहीं रहा, और इन हालात में हम तो ये नहीं चाहते थे कि हमारे लोगों को मतलब वो पेट्रोल पंप पर जाएं और उनको पेट्रोल ना मिले। एटलीस्ट वो सिचुएशन तो हमने बचा ली। अब 129 अरब रुपया अब तक इन 4 हफ्तों में वजीर आजम ने उस पर सब्सिडी भी दे दी। अब टारगेटेड सब्सिडी की तरफ हम चले गए हैं। एक एक ट्रक के लिए और मालबरदार गाड़ियों के लिए 70 और 80 हजार रुपए की सब्सिडी का वजीर आजम ने ऐलान किया। बसों के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया। रेलवे के किराए बढ़ाने से उनको रोक दिया गया है। पंजाब में और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया। मोटरवे पर अगले छमाही के लिए जो है तो कोई बढ़ोतरी नहीं होगी टोल टैक्स में। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए एक छोटा सा पैकेज जो है उसका ऐलान भी कर दिया गया है। तो दिस इज व्हाट के इस इमरजेंसी, तवानाई की इमरजेंसी जो है वो दुनिया में इस वक्त चल रही है। अच्छा इख्तियार वली साहब, अब इसके अंदर एक चीज ये कि जो सबसे ज्यादा तनकीद होती है वो पेट्रोलियम लेवी पर होती है, और कहा यह जाता है कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके बाकी तमाम टैक्सेस इजाफा हो रहा है, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, लेकिन लेवी तो एक इजाफी टैक्स है ना जो हुकूमत लगा रही है। तो हुकूमत जो टैक्स शॉर्टफॉल है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है, अपना खसारा कवर करने की कोशिश कर रही है। तो क्या इसका सारा बोझ अवाम पर डालना सही है? नहीं 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 नहीं, नहीं ये जो टैक्स पेट्रोलियम लेवी का ये बताते हैं ये ऐसा नहीं है, और ना इतना है ना ऐसा है। और दूसरा एक बात आप ज़ौक़ ये भी जहन में रख लीजिए कि हम मकरूज हैं और हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम जब आप ले लेते हैं तो फिर आपको उनकी शराइत पर चलना पड़ता है। पेट्रोलियम लेवी का जो इजाफी टैक्स होता है जिसको बढ़ा दिया गया है, और ये इजाफी टैक्स होता है, ये सबको मालूम है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पेट्रोल प्राइस के साथ कैसे होता है? बाकी टैक्सेस तो समझ आते हैं कि पेट्रोल प्राइस के साथ है, लेवी तो इजाफी टैक्स है ना। देखिए, ये जो लेवी टैक्सेस आपने आईएमएफ के साथ शराइत तय की हैं, आप उस हिसाब से ही चल रहे हैं। अब इख्तियार वली साहब, इसमें आपने कहा कि आईएमएफ के पास हम जाते हैं, जरा कुछ आदाद शुमारे में आपके सामने रख देता हूं, आपको ये भी पता लग जाएगा और आवाम को भी पता है कि आईएमएफ के पास हम जाते क्यों हैं। अब जरा 2 सालों में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ। फिर अशराफिया की मराद बड़ा मसला, जीडीपी में 6% तक मुमकिन इजाफा करप्शन की नजर हो जाता है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में हर सतह पर बदउनवानी, ताकतवर हल्कों ने मुआशी पॉलिसियां यरगमाल बना ली। आईएमएफ की ही रिपोर्ट कहती है टैक्स एवेजन, अशराफिया को मराद, और फिर ये दीगर जो मसाइल है, ये तमाम मिलकर हमें आईएमएफ पर जाने पर मजबूर करते हैं। तो क्या हुकूमत के पास कभी भी कोई प्लान ऐसा नहीं रहा कि हम आईएमएफ से छुटकारा भी हासिल कर सकें या आवाम तक रिलीफ भी प्रोवाइड कर सकें? देखिए, एक तो आप जो पढ़ रहे हैं ये आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी है। मैं इसमें प्रिसाइसली कुछ चीजें जो है वो वाजे नहीं है। हाँ, अब दूसरी बात आपने कहा कि आईएमएफ जो है तो उससे हमारे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो डोंट यू रिमेंबर के 2016 अगस्त में हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को क्लोज करके नवाज शरीफ की हुकूमत थी और हमने उसको गुड बाय कह दिया था। हम तो वही लोग हैं कि हमने तो उनको खुदा हाफिज कहकर उनको बता दिया था कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, हमें मजीद आपके पैसों की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये एक फिर बात वही जाती है, क्योंकि खराबी की जड़ वही 2018 के इलेक्शंस थे। वहां की हुकूमत थी जब इस नारे पर आए थे कि हम मरते मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। फिर चले गए आईएमएफ के पास और वो प्रोग्राम साइन करके आ गए कि हाथ पैर पीछे बांध कर उनके आगे झोंक। ये इख्तियार वली साहब, इलेक्शन में भी नारा यही लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। अब 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया है पीडीएम की हुकूमत रही, बाद में आपकी इस वक्त हुकूमत है इत्तेहादियों के साथ। 4 साल बाद भी यही गिला उस हुकूमत से। मेरे भाई, ये एक बात आपको बताऊं मैं ज़ौक़ अहमद, मुल्क बनाते हुए कितनी गर्दनें कटी थी आपकी। याद है पाकिस्तान जब बन रहा था, तहरीक पाकिस्तान में कितने लोग जेलों में गए थे, कितने साल तहरीक चली थी। और जब मुल्क टूटने पर आता है ना तो फिर यूं टूटते हैं।
एक बिल्डिंग बनाने में बहुत बड़ा टाइम लगता है, उसको डिमोलिश करने में आपको 2 बम ही रखने पड़ते हैं। बर्बादी के 4.25 साल हैं। आबाद करने में और ठीक करने में वक्त लगेगा। याद होगा आपको कि पीडीएम 1 की हुकूमत में हमने यही कहा था कि इन्होंने कह दिया था कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अंडरमाइन हो चुकी है, कोई आएगा तो अपनी इज्जत गंवा के जाए। लेकिन ये हालात थे, ये इख्तियार साहब, 17.4 बिलियन डॉलर की अगर अशराफिया मरात लेती है, और ये मैं खुद नहीं कह रहा, मैं यूएनडीपी की रिपोर्ट या आपको आईएमएफ की रिपोर्ट से बता रहा हूं, तो क्या इसका ताल्लुक उससे है? ये मरात अगर अशराफिया को दी जा रही हैं, टैक्स अवेजन हो रही है, टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, या दीगर करप्शन के मामलात हैं, इसका ताल्लुक उससे तो नहीं है। इसका ताल्लुक तो जो हुकूमत होगी उसकी पॉलिसी से होगा। आई डोंट नो कि आपकी ये स्टेटमेंट कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, लेकिन मैं इस बात पे आपके साथ कायल हूं कि अशराफिया जो है वो अशराफिया है। मैं खुद किसी अशराफिया से ताल्लुक नहीं रखता, मैं खुद एक मिडिल क्लासिया हूं, और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अशराफिया को जो मरात दी गई है तो उनसे वो मरात या वापस ली जाए या उनके मरात में कमी की जाए। ठीक, ये बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की इख्तियार वली खान साहब। ये मुतालबा मैं करूं तो समझ आती है, अवाम करे तो समझ आती है। आप हुकूमत में, आपने मुतालबा नहीं करना, आपने करके दिखाना है। हुकूमत ने मुतबादिल जो पॉलिसीज हैं, ईवी की, सोलर की या दीगर पॉलिसीज हैं कि पेट्रोल पर इन्हिसार कम हो, क्या उस पर गौर किया संजीदगी से ताकि पेट्रोल पर इन्हिसार कम हो और फिर हम खुद मुख्तार हो जाए? डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। सिर्फ गौर नहीं किया, उस पर काम हो रहा है, उस पर जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, और इसके अलावा जो है तो तवानाई की बचत, ये सारी चीजों पर आपको मैं अब क्या बताऊं, 2-2, 3-3 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 4-4 मीटिंग्स होती हैं, और वुज़रा सारे सर जो हैं वो सर जोड़कर बैठे हुए होते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद एक एक चीज को चेयर कर रहे होते हैं। ये आपको तब मुश्किल होती और आपको फिक्रमंद होने की जरूरत होती जब आपकी हुकूमत गाफिल रहती। आप के मुल्क में जो है तो हालात कुछ और होते और आपका वजीर आजम उससे इररिलेवेंट हो, आपकी हुकूमत उससे इररिलेवेंट हो। नो, इस तरह नहीं है। हुकूमत रेलेवेंट है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कर रही है। ठीक है, हुकूमत जो है इक़दाम कर रही है रिलीफ के हवाले से। हर हुकूमत आकर दावे जो है इसी तरह करती है। कता कलामी की माजरत, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की जंग में ईरान ने अमरीका और इसराइल को करारा जवाब दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आबनाए हरमज़ की बंदिश और हमसाया ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले उसे सिफारती तन्हाई का शिकार भी कर रहे हैं। आबनाए हरमज़ इंतहाई अहम समुद्री रास्ता, जहां से दुनिया की बड़ी तवानाई मसनूआत ही नहीं, तिजारती अशिया भी गुजरती हैं, अब आलमी सियासत का सबसे हसास महाज बन चुका है, और इस महाज पर ईरान के गिर्द घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। जुमेरात के रोज दुनिया के तकरीबन 35 ममालिक ने बरतानिया की क़यादत में एक हंगामी वर्चुअल इजलास में शिरकत की। इस इजलास का मकसद वाज़ेह था, ईरान पर सिफारती दबाव बढ़ाना ताकि वह आबनाए हरमज़ को खोले, उसे आलमी तिजारत के लिए महफूज बनाए और जंग को हमसाया ममालिक तक फैलने से रोके। अमरीका इस इजलास में शरीक नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद यूरोप, एशिया और खलीज के बड़े ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 35 ममालिक ने एक मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। इस एलामिये में ईरान से दो टोक मुतालबा किया गया कि वह आबनाए हरमज़ को बंद करने या उस पर कंट्रोल कायम करने की किसी भी कोशिश से बाज रहे। साथ ही यह अज़म भी जाहिर किया गया कि आलमी बरादरी इस अहम गुज़रगाह में महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका इक़दाम करेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि यह मामला सिर्फ सिफारतकारी से हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक जामे हिकमत अमली दरकार होगी, जिसमें बहरी ताकत, सिफारती रवाबित और आलमी तिजारती इदारों का किरदार शामिल होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला एवेट कूपर ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान के इक़दामात आलमी मईशत को यरगमाल बनाने के मुतरादिफ हैं। उनके मुताबिक आबनाए हरमज़ की बंदिश ने न सिर्फ तेल की कीमतों को मुतासर किया, बल्कि दुनिया भर में जेट फ्यूल, खाद और गैस की तरसील भी शदीद मुतासर हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त कम अज़ कम 2000 जहाज खलीज फारस में फंसे हुए हैं। यह सिर्फ आदाद शुमार नहीं, बल्कि एक आलमी मुआशी बहरान की घंटी है। दूसरी जानिब चीन ने भी सिफारती महाज पर सरगर्मी तेज कर दी है। चीन और रूस दोनों को ईरान का हामी
समझा जाता है, लेकिन अब वहां भी मामलात बदलते दिखाई दे रहे हैं। चीनी वजीर खारजा ने सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें फौरी जंगबंदी और कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया। इससे कबल जर्मनी के वजीर खारजा से भी चीनी हम मनसब की बातचीत हुई, जहां दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आबनाए हरमस में आज़ादाना नक्लो हमल बहाल होनी चाहिए और किसी भी मुल्क को इस रास्ते पर टॉल या लेवी आयद करने का हक नहीं दिया जा सकता। यह दरअसल ईरान की उस मुमकिना तजवीज़ को खुली मुखालफत के तौर पर समझा जा रहा है, जिसमें गुजरने वाले जहाज़ों से लाखों डॉलर टॉल लेने का इंदिया दिया गया। चीन ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वह अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पूरी कोशिश करेगा। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने भी इस बहरान की शिद्दत को उजागर किया है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि तवानाई की तरसील में खलल आलमी सलामती के लिए खतरा बन सकता है और इसका फौरी हल जरूरी है। उन्होंने खित्ते में सिफारती कोशिशों को तेज करने पर भी जोर दिया, लेकिन सबसे चौंका देने वाली पेशरफ मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सामने आई है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमारात आबदाए हरमस को बजौर ताकत खोलने के लिए एक फौजी इत्तेहाद कायम करने पर गौर कर रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो अमरीका के साथ बराह रास्त जंग में शामिल होने के लिए भी तैयार दिखाई देता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस हवाले से करारदाद लाने की कोशिश भी जारी है, जबकि दुनिया भर की अस्करी ताकतों को एक मुश्तरका इत्तेहाद बनाने की दावत दी जा रही है। ये तमाम इक़दाम एक ही सिमत की निशानदही करते हैं। ईरान पर बढ़ता हुआ आलमी दबाव एक ऐसा दबाव जो सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि मुआशी, अस्करी और सियासी सतह पर भी महसूस किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान इस दबाव के आगे झुकेगा या मजीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। ईरान की मौजूदा हिकमत अमली क्या वाकई इसके स्ट्रैटेजिक मकासद हासिल कर रही है या वो खुद को मजीद तन्हाई की तरफ धकेल रहा है। क्या आबनाए हरमस को बंद करने की धमकी एक मौसर दबाव है या आलमी मुखालिफत को दावत देना, और सबसे अहम क्या ये कशीदगी ईरान के लिए इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां उसके नुकसानात उसके फवायद पर भारी पड़ने लगे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। डायरेक्टर साउथ एशिया टाइम्स सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि ईरान की जो वॉर स्ट्रैटेजी है अब तक जो हमें नज़र आ रही है, ये क्या उसके नताइज हासिल हो पा रहे हैं और क्या किसी नए ख़तरनाक गैर जो है मुतवक्के तौर पर किसी ऐसी सिचुएशन की तरफ तो नहीं लेकर जा रहे? बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रीएम्बल दिया और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने एक डाटा जो है वो उसका एक पैटर्न जो है वो आपने बताया कि किस तरह ये जंग शुरू हुई। और जंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक नाइंसाफ़ी भी मबनी एक जंग है जिसके अंदर इजराइल अमेरिका और बिलखसूस इजराइल को हम सामने रखेंगे। उन्होंने मुसल्लत की है जंग ईरान के ऊपर, ईरान के अवाम के ऊपर, और उस हद तक पाकिस्तान जो है वो अपनी ईरानी अवाम जो है, जो उसके भाई हैं, जो बरादर इस्लामी मुल्क है, उसके साथ खड़ा हुआ है। और इसी वजह से जो इनिशियल ईरान की तरफ से रिस्पांस किया अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने का, जो उसका पूरा हक भी है, उस पे भी पाकिस्तान ने कोई लगी लपटी रखे बगैर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी और उसके बाद भी यूएनजी के इजलास में भी फ्लोर पे भी उसके बाद भी पाकिस्तान ने हमेशा ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की और उसकी सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करने की बात की। बट ये उस हद तक कामयाब रहती कि अगर ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो एक्सपेंशन जो है उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है उसकी तरफ ना जाती। और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जितने भी आसपास के अरब ममालिक हैं उनको ईरान जो है वो बेदरेग निशाना ना बनाता, बल्कि अपना जो टारगेट है उसको स्पेसिफिक करता, उसको लेज़र फोकस करता टुवर्ड्स इजराइल या ईरानी या अमेरिकन जो ऐसे ऑफेंसिव बेसिस हैं जहाँ से ऑफेंस उसके खिलाफ हो रहा है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या कोई और जगह हैं, वहाँ पे उनको अटैक करता तो शायद बात डिफरेंट होती। लेकिन ईरान ने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के अंदर अरब ममालिक, जो 2 अरब ममालिक भी हैं पाकिस्तान के या उसके अलावा भी हैं, उनको मुसलसल बेदरेग ऐसे निशाना बनाया कि अगर डाटा देखें तो 83% जो मिसाइल दागे गए हैं या जो हमले किए गए ईरान की तरफ से उनका निशाना अरब ममालिक बने और 17% के करीब जो 17 अमेरिकन या इजरायली असासाजात जो हैं उनको उन्होंने निशाना बनाया या उनकी तरफ उन्होंने मिसाइल दागे हैं। अब इस चीज़ को जब आप सामने रखते तो आपको नज़र आता है कि उन्होंने बेदरेग जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो उनके इकनॉमिक हब्स हैं, जो उनके एनर्जी सेक्टर के करीब की चीज़ें हैं, उन जगहों को जब आप निशाना बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी वॉर स्ट्रेटजी जो है वो फियर फैक्टर
पे मबनी है। और इसी का दूसरा पहलू यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, अपना हुर्मुज़ जो है, उसको जब आप ब्लॉक करते हैं तो उसमें जो पहलू नज़रअंदाज हो रहा है, जो पूरी दुनिया को शायद बिलखसूस हमारे यहाँ की आवाम के लिए ये एक जानने की बहुत अशद ज़रूरत है मैरीटाइम के सेक्टर के अंदर, कि एक टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं और एक इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं। टेरिटोरियल वाटर जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक की कहानी होती है, जिस तरह पाकिस्तान के भी हैं। उसके बाद आपके 100 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो फिर आपका अपना एक टेरिटरी का प्रोविंशियल होता है, उसके बाद भी टेरिटोरियल 100 नॉटिकल होता है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल वाटर्स शुरू हो जाते हैं। इसी में आपना हुर्मुज़ जो है, जो उसकी गुजरगाह है, उसके एक साइड पे ओमानी टेरिटोरियल वाटर्स हैं, दूसरी साइड पे ईरानी टेरिटोरियल वाटर्स, और उसके बीच की जो गुजरगाह है जिसके अंदर से ये सारे जहाज गुजर के आते हैं, वो सारे के सारे इंटरनेशनल वाटर हैं, जो कि मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉ जो है उसके तहत उधर से गुजरगाह को मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। उस जगह को बंद करके, वेपनाइज करके, आप एक छोटी जो जगह है, छोटा जो मिलिट्री का एक एलिमेंट है, जिसको आप कहेंगे कि एक इमीडिएट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, उसको तो हासिल कर सकते थे, लेकिन उसके बाद का जो मामला है उसको आप हासिल नहीं कर सकते। लेकिन सलमान साहब, यहाँ पर अब बुनियादी मकसद आपको नजर क्या आता है? अगर जो फरीकैन हैं उससे आगे बढ़ाकर खित्ते के दीगर खलीजी ममालिक तक फैलाना है, तो उसका डेटरेंस आपको नजर आता है, या लेवरेज नजर आती है, या आपको एस्केलेशन नजर आती है? मकसद क्या है उसका? जी, एस्केलेशन नज़र आती है, और एस्केलेशन जो है वो अनहिंज किस्म की एस्केलेशन है। और मैं तो इसको इस हद तक अब कहूँगा कि ये एग्जैक्टली वही मिलिट्री स्ट्रेटजी का ट्रैप है जिसके अंदर इजराइल और अमेरिकन शायद ईरानियंस को लेकर आना चाहते थे, और वो आ गए। देखें, आपने जैसे अपने प्रियम्बल में कहा कि शायद अमेरिका जो है वो इंडिया दे रहा है एक मिलिट्री अलायंस का बनाए हुर्मुज़ को खोलने का, लेकिन अगर आप ट्रम्प की स्पीच देखें, वाइट हाउस की जो उसने की है, अपने नेशन से उसने जो खिताब किया है, उसके अंदर उसने ये बात की है कि आप नए हुर्मुज़ से हमारा कोई लेना नहीं है, आप जाने और बाकी दुनिया जाने, क्योंकि उनको ये इतना हिट नहीं करी, उनके अलायंस को जरूर हिट करिए, लेकिन उनको ये इतना हिट नहीं करी इकोनॉमिकली ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक बात है। अभी कल पाकिस्तान के अंदर आप सबको पता है, हम सबको पता है कि पेट्रोल का बम का जो एक फोड़ा गया है, और आज अवाम उसके ऊपर बिलबिला रही है। तो इस चीज को अगर आप सामने रखें तो ये तो अभी स्टार्ट है। और अगर आपने भी जैसे अपनी प्रेमबल में कहा कि 2000 जहाज वहां पे अगर फंसे बैठे हुए हैं, तो वो किस तरीके से उसके रिपल इफेक्ट्स क्रिएट होंगे, ना सिर्फ साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया पे, बल्कि चाइना और उसके बाद फिर फार ईस्ट के ऊपर भी। तो ये तमाम ममालिक जो कि ईरान की बयानी के साथ खड़े हुए थे, जो ईरान के ऊपर मुसल्लत इस नाइंसाफी की जंग को बिल्कुल सही तरीके से उसको रिबट भी कर रहे थे, डिप्लोमेटिकली उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अब उस बयानी के हक में जा रहे हैं। ये हम देख तो रहे हैं कि बाकी ममालिक के लिए इसके जो नताइज हैं वो महंगाई की सूरत में हम खुद फेस कर रहे हैं। ईरान के लिए इटसेल्फ ये क्या नताइज लेकर आ रहा है? क्या उसकी स्ट्रैटेजिक जो मूवमेंट है उसको मजबूत कर रहा है, या उस पर सियासी या मौशी दबाव बढ़ा रहा है? देखें, हमारे यहाँ ना जज्बातियत के बुनियाद के ऊपर ज़्यादा बात होती है कि जी कि ईरान ने हमले किए और उसने शायद अमेरिका को पुशबैक दे दिया, उसने शायद इजराइल को पुशबैक दे दिया। ना ईरान पुशबैक दे सका। वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। उसने एक इनिशियल एंड के ऊपर अमेरिकन को थोड़ा सा पुशबैक ये ज़रूर दिया कि जो एक इंटरनल इम्प्लोजन अमेरिकन या इसराइलीज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका अपना इंटरनल इकोनॉमिक एलिमेंट है, जो उसके 13,000 से ऊपर उसके ऊपर इस वक्त अटैक्स हो चुके हैं, उन 13,000 अटैक्स के ऊपर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक तबाह हो चुका। तो उनका तो आयरन क्लैड किस्म का मीडिया कंट्रोल है, तो वो भी बाहर इतनी चीज़ें आ नहीं रही, लेकिन अंदर एजुकेशन सेक्टर, उनका एनर्जी सेक्टर, उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी न्यूक्लियर साइट्स सब के सब हिट हुई हैं। उनका एनर्जी सेक्टर, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उनके इंटरनली कितने ज़्यादा उनके मसाइल इस वक्त खड़े होंगे। तो वो मेरा ख्याल है शायद उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी शायद इस साइड पे जा रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, बाकी दुनिया को भी ले डूबेंगे। तो अब अगर बाकी दुनिया इस चीज़ के ऊपर आती है तो डेफिनेटली दे विल नॉट बी स्टैंडिंग विद डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली विद ईरान। उनको तो अपने अपने इंटरेस्ट देखने पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान जो अभी तक तो ईरान के हामी के तौर पे नजर आ रहा है, ईरान को एक बरादर इस्लामिक मुल्क के तौर पे भी देख रहा है, और उसके अलावा जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी हमारी उनके साथ, हम एक तीसरा महाज अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि 2 और महाज खुल जाएंगे पाकिस्तान के लिए। एक जमीनी महाज खुल जाएगा, एक मैरीटाइम का महाज खुल जाएगा। तो 4 जगह से पाकिस्तान के महाज जब खुल जाएंगे, तो क्यों पाकिस्तान चाहेगा कि कोई ऐसा खित्ते का स्पिल ओवर इफेक्ट उसकी तरफ आए जो पहले पाकिस्तान 25-30 साल से भुगत रहा है अफगानिस्तान की साइड से भी। तो इस वजह से पाकिस्तान आपको दिखते हैं कि सिफारतकारी की तरफ भी जाता है। पाकिस्तान चाहता है कि ये लोग डायलॉग के ऊपर बैठे हैं और ईरान इसको वॉर कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी जो है उसकी तरफ इसको लेके जाया जाए, और बाकी खित्ते के जो ममालिक है, जैसे ममालिक भी है, वो भी इसके अंदर पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस किरदार की तारीफ भी कर रही है। जिस तरह पाकिस्तान जो है वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए
लिए अपनी तमाम सिफारती कोशिशें लगा रहा है, लेकिन आबनाए हरमज़ी अब फैसला करेगी कि ये जंग कितनी तवील होती है या ये महदूद होती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 2-3 हफ्तों के अंदर ख़त्म हो जाएगी, तो ये चीज़ें फैसला करेंगी। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर साउथ एशिया टाइम्स सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ईरान जंग के मुस्तकबिल के हवाले से और स्ट्रैटेजी के हवाले से तफसीलन बात कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बारिश को बाराने रहमत कहते हैं, मगर ये कराची के लिए हमेशा ज़हमत साबित होती है। बादल बरसते हैं तो खुशबू नहीं, शहर में खौफ फैल जाता है, सड़कें दरिया बन जाती हैं, गलियां तालाब और घरों में कैद लोग बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं। हर बारिश के साथ एक ही सवाल जन्म लेता है, क्या पाकिस्तान के कमाऊ पुत इस शहर का मकसद यही बेबसी रह गई है? तल्ख हकीकत यही है कि इसमें कसूर मौसम का नहीं बल्कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का है। चंद मिनट की बारिश से ही पूरा कराची डूब जाता है। इस बार भी कराची बारिश के बाद बेबस नजर आया। जहां मूसलाधार बारिश ने 41 साला रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं देखते ही देखते शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। गाड़ियां ही नहीं, सड़कें भी जमीन में धंस गईं। शहर में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए वबाले जान बन गए। पूरे शहर में खुदाई, गढ़ों और टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर ने जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया, जबकि तेज हवाओं और बाज़ इलाकों में जालाबारी ने सूरत-ए-हाल को और भी खराब कर दिया। गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, सरजानी, न्यू कराची और PIB कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी में करंट आने के बायस अफसोसनाक वाकयात पेश आए। गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद समेत एक 12 साला लड़की दुआ भी जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि छतें और दीवारें गिरने से भी अमवात हुई। एक और वाकये में एक शहरी मोटरसाइकिल समेत पानी में बह गया। नाज़िमाबाद अंडरपास समेत कई अहम सड़कें मुकम्मल तौर पर डूब गई, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और शहरी घंटों सड़कों पर फंसे रहे। बारिश से बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ और तकरीबन 500 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं जब कराची बारिश के बाद डूब गया हो। हर साल यही मंजर, यही तबाही और यही सवालात सामने आते हैं। सड़कें तालाब बन जाती हैं, सीवरेज का निज़ाम नाकाम हो जाता है और कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, मगर हालात बदलने के दावे हर बार बारिश के पानी में बह जाते हैं। सवाल ये नहीं कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, सवाल ये कि क्या कराची कभी ये कराची वालों के लिए भी बराने रहमत बनेगी, या फिर हर बारिश के साथ कोई ना कोई दुआ, कोई ना कोई जिंदगी इस बारिश के पानी में बह जाएगी। नाज़रीन, इसी तमाम तर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का। तालपुर साहब, ये फरमाइएगा, कराची में जब भी बारिश होती है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतज़ामिया की नाकामी वहाँ पर नज़र आती है, और जो हालिया बारिश हुई है उसके अंदर एक पुलिस एहलकार, एक मासूम बच्ची, आम शहरी समेत तकरीबन 5 अफराद की जान गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इंडिविजुअल वाकयात होते हैं, बारिश होती है तो पूरी दुनिया में जहां पर भी आप किसी भी मोस्ट डेवलप्ड नेशन बारिश होती है तो पूरी दुनिया में लोग मरते हैं। जहां भी बारिश होती है नुकसान होता है, अल्लाह माफ करे। आपने पिछले फ्लड UAE के देखे थे, दुबई जो इतनी वेल प्लान्ड सिटी है, और पाकिस्तान में कोई ऐसी सिटी उतनी अच्छी प्लान नहीं है। दुनिया की मोस्ट प्लान्ड सिटीज में से उसका क्या असर हुआ था? तो चीज़ें होती हैं। हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी हुई है, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा हर टाउन के ऑफिसर्स, चेयरमैन, पुलिस का अमला हर जगह पे मौजूद था। अगर आप मुझे ये कहें कि हमने ना अहली किए, हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स को, अपने स्टाफ को, अपने टाउन्स के मुलाजमों को रेडी नहीं रखा, क्या 1122 की गाड़ियां मौजूद नहीं थी, क्या एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं थी, तो वो फिर एक फॉल्ट हमारी निकल सकती है। पर यस, देयर आर प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की हैं। इतने अदवार के अंदर एक शहर अगर ठीक नहीं हो सकता तो फिर क्या उम्मीद मजीद रखें शहरी? मैं समझता हूँ शहर बहुत बेहतर है पहले से। ये पिछले 6, 8, 10 साल में जिस तरह से हमने जो ब्रिजेस लगाई हैं, जो अंडरपासेस बने हैं, जो फ्लाईओवर्स बने हैं, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत का काम कर रहा है, तो सारे सूबे इस सूबे को देख के उससे सीख रहे हैं। तालपुर साहब, कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि दिखाना कि फर्क कहां पर है और कितना है। आपने कहा कि कराची बहुत बेहतर है या सिंध में बहुत बेहतर है। इतना बेहतर है कि बिलावल हाउस में पानी आज भी टैंकर से जाता है। इतना बेहतर है कि वहां पर गटरों के ढक्कन नहीं है। इतना बेहतर है कि लोग महफूज नहीं महसूस करते मोबाइल फोन अपने साथ सड़कों पर लेकर जाने के लिए। इतना बेहतर है कि बारिश हुई है तो 5 जानें चली गई हैं, पिछले साल भी जाने गई, इस साल भी जाने गई। इतना बेहतर है कि बारिश होती है तो लोग एक अपने घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। आप कंपैरिजन कर लें पंजाब से या लाहौर से, क्राइम रेशो कितना है, लाहौर की सिचुएशन देख लें, क्राइम रेशो कितना कम हो गया है।
क्राइम रेशो जो है कराची का बेहतर हो रहा है, और उसकी मेन जो वजह है यही है कि जो हमने अभी सिक्योरिटी फीचर्स कैमरास लगाए हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो बड़े अरसे से डिले हो रहा था। उसके बाद से लोग क्राइम करने से पहले सोचते हैं, सिग्नल तोड़ने से पहले सोचते हैं, मोबाइल फोन छीनने से पहले भी सोचते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पकड़े गए हैं। डिफरेंट वायलेशंस जो हैं जिन लोगों ने की हैं, चोरियां, चकारियां, सिग्नल तोड़ना, गलत एक्सीडेंट करना, तो ये बहुत सारे लोग ठीक, सामने यानी एक पिक्चर में आ मौमा गए हैं। है तो ये भी एक समझने और गिनती की तरफ समझाने है। का कर सुस्त है रफ्तार इस तरक्याती जितने भी प्लान्स आपने गिनाए हैं उसकी, और अगर ये तेज होगी तो आप तक रिलीफ भी पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, कभी कभी कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधला जाती हैं, मगर उनका दर्द कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके साथ होने वाला जुल्म ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गया बल्कि उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। वो चीखें, वो बेबसी, वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं, शायद आज भी बहुत से लोगों के जहनों में ताजा हों। यह सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि इंसानियत के चेहरे पर एक ऐसा दाग था जिसे भुलाना आसान नहीं। फैसलाबाद में पेश आने वाले इस लर्जा खेज वाकये में एक नौजवान लड़की खतीजा गफूर को शादी से इनकार की ऐसी सजा दी गई जिसने हर देखने वाले को झंझोड़ कर रख दिया। उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाल और भवें काट दी गईं, फिर ऐसा सितम तोड़ा गया कि इंसानियत भी शर्मा गई। उस बेबस लड़की को जुबान से जूते चाटने पर मजबूर किया गया। इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक बासर सनतकार शेख दानिश था, जिसने ना सिर्फ खुद लड़की पर तशद्दुद किया बल्कि अपनी बेटी के जरिए भी उसकी तजलील करवाई। उसका जुर्म सिर्फ यह था कि मुल्जिम शेख दानिश ने उसके घर शादी का पैगाम भेजा था और इनकार पर यह कयामत ढा दी गई। मुसल्ला अफराद से घर से अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए, जहां उसे नीम बरहना करके रेप की कोशिश की गई, वीडियोस बनाई गई और उसे धमकी दी गई कि ये वीडियोस शेख दानिश के पास मौजूद हैं। इस वाक़े ने खतीजा की जिंदगी बदल कर रख दी। नाज़रीन, इन वीडियोस के मंजर आम पर आने के बाद मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, इदारे हरकत में आए और खतीजा की मुदियत में 2 मुकदमा दर्ज किए गए, एक वुमेन पुलिस स्टेशन में और दूसरा FIA साइबर क्राइम विंग में। आखिरकार तवील कानूनी कार्रवाई के बाद फैसलाबाद की मकामी अदालत ने मरकजी मुल्जिम शेख दानिश को सजा सुना दी। मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर इसे 14 साल 9 माह कैद और 1 करोड़ 21 लाख रुपए 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसी केस में शेख दानिश की पर्सनल सेक्रेटरी महम फातिमा को भी 9 साल 9 माह कैद और 61 लाख 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि शवाहिद ना होने पर मुल्जिम की बेटी अना शेख और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 328B के तहत सजाएं इकट्ठी चलाने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद अमली तौर पर मरकजी मुल्जिम को 5 साल और शरीक मुल्जिमा को 3 साल कैद भुगतना होगी। यह फैसला बज़ाहिर इंसाफ का आकाश है, मगर यह सवाल अब भी बाकी है कि क्या वाकई एक लड़की की इज्जत, उसका वकार जिम्मेदारों को चंद साल की सजा और जुर्माने से वापस आ सकता है? इस तवील कानूनी जिद्दोजहद में खतीजा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या वो इस फैसले से मुतमईन हैं? इसी पर बात करेंगे और डॉक्टर खतीजा गफूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, आप हौसले, हिम्मत, साबित कदमी, बहादुरी की एक जीती जाती तस्वीर हैं और मिसाल हैं। ये तमाम वाकया जब मैं अभी अपने नाज़रीन को एक बार दोबारा याद भी करा रहा था, आप तो इसके अंदर से गुजरी हैं। ये जब आपने केस फाइल किया, ये तमाम सूरत हाल हुई, किन मुश्किलात को आपको सामना करना पड़ा और कितना मुश्किल था इंसाफ लेना? जी, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने क्रेडिट दिया। और सेकेंडली बहुत मुश्किल था ये सफ़र, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर ये इसमें कुछ गलत लोग उनका साथ ना देते तो फिर तो शायद ये सफ़र बहुत आसान हो जाता। सबसे पहले तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, क्योंकि मैं BDS फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। उस वक्त मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो चुका था और बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। तो मुझे वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में बैठने नहीं दिया गया। मुझसे बार बार ये कहा गया, मुझे क्लासेस डिनाई की गई कि अगर आप केस से बैक ऑफ करेंगी तभी आपको क्लासेस जो है उसमें बैठने दिया जाएगा। लेकिन मैंने बैक ऑफ नहीं किया। हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए, हाई कोर्ट के थ्रू मैंने अपना रिजल्ट लिया, हाई कोर्ट के थ्रू मैंने अपनी डिग्री ली। सेकेंडली हमें बोगस FIRs
क्राइम्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, मुझे और मेरे भाई पे झूठे मुकदमात करने की कोशिश की गई शेख दानिश और उनकी फैमिली की तरफ से। लेकिन वो भी सब क्योंकि पुलिस ने बहुत मेरिट पे इन्वेस्टिगेशंस की, तो उनकी ये सारी साजिशें नाकाम हो गई। थर्डली, केस को लिंगर ऑन करने की भरपूर कोशिश की गई, 4 साल केस को चलाया गया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो स्टे ऑर्डर के लिए ओपोनेंट पार्टी आती है उनके वकला के थ्रू, और हम लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें जब जजेस साहिबान जो बेंच नंबर 8 के जस्टिस हाशिम खान काकड़ और जस्टिस सलाहुद्दीन पनावर जब सब सुनते हैं तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं केस की प्रोसीडिंग्स देखकर। फिर वो इसमें एक जजमेंट पास करते हैं जिसकी वजह से ये फैसला आ जाएगा। और आप फैसले से मुतमईन हैं? एक और केस भी क्या इस मामले में अभी भी उस पर तफ्तीश हो रही है या वो अदालत में है? उसका फैसला कब तक मुतवक्के है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि जो हमारी जज साहिबा है उन्होंने बड़े केपेबली इसको जो है वो मेरिट पे सज़ाएँ अनाउंस की और मैक्सिमम पनिशमेंट्स जो हैं वो 2 मेन अक्यूज्ड को मिली हैं। और जहाँ तक पुलिस केस की बात है तो वो भी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें सिर्फ 3 लोगों की क्रॉस एग्जामिनेशंस जो हैं वो रह गई हैं, बाकी सारे विटनेसेस के चीफ्स भी हो चुके हैं और क्रॉस एग्जामिनेशंस भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ एंड पे ही जो है वो भी फैसला सुना दिए जाएंगे। और वो जो पुलिस केस है वो अगवा का और रेप करने की कोशिश का है? उसके अंदर काफ़ी सारे ऑफेंसेस हैं, उसके अंदर डिसइंटीग्रिटी के भी ऑफेंसेस हैं, उसके अंदर बॉडी डिसफिगरिंग के भी ऑफेंसेस हैं, टॉर्चर के ऑफेंस हैं, ह्यूमिलिएशन के ऑफेंस हैं, और ये इस तरह के काफ़ी सारे ऑफेंसेस लगे हुए हैं। लेकिन जो मेन ऑफेंसेस हैं वो 376 और 356 हैं। और ये वीडियोस हमने उस वक्त भी देखी और रोंगटे खड़े हो गए, दिल इंतहाई रंजीदा हुआ। आपसे माफ़ी भी ये पूरा माशरा मांगता है। ये जो खातून की आवाज़ जो पीछे आ रही थी, जो बार बार हिदायत दे रही थी कि ऐसे किया जाए या इल्ज़ाम लगा रही थी, ये कौन थी? जी, महाम फातिमा थी, जो कि मुबज्जना तौर पे शेख दानिश की सेक्रेटरी बताई जाती हैं, पर ऐसा कुछ था नहीं। वो ना ही उनकी सेक्रेटरी थी और ना ही वो उनके निकाह में थी। ये दोनों बगैर निकाह के ही एक घर में रह रहे थे। और अना शेख जो गालिबन आपकी यूनिवर्सिटी फेलो भी थी, उनका क्या किरदार था इस सब में? जी, अना शेख वाज द पिवटल पॉइंट, और अना शेख की वजह से ही ये सारा जो है ये फसाद खड़ा हुआ था, क्योंकि अना शेख और मेरे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, काफ़ी सारे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग कि उनके फादर मुझे बार बार प्रपोजल भेज रहे थे और मुझे प्रेशराइज कर रहे थे शादी के लिए, जिस पे मैंने अना शेख को काफ़ी दफ़ा कहा कि वो अपने फादर को मना करें, और जब वो नहीं उन्होंने कोई स्टैंड लिया तो उस पर हमारे कुछ आर्ग्यूमेंटेशन हुए, जिससे मतलब ज़्यादा लड़ाई हुई, हमारी फाइट हुई आपस में। और इस बात पे जो है वो अना शेख ने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके ये एब्डक्ट करके मुझसे ये सब करवाया गया। आप इस वक्त प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, कौन सा ऐसा लम्हा था जिस पर आपने सोचा कि मैं डट जाऊंगी और मैं आखिर तक जाऊंगी कि जो भी फैसला आता है पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी? सबसे पहले तो जो शेख दानिश और इनकी फैमिली है, इनके बारे में हमारा जो सिटी है फैसलाबाद, इसमें ये कुछ पहली दफ़ा नहीं हुआ। शेख दानिश ने पहली दफ़ा ये कुछ नहीं किया, वो हमेशा ही ये सब करते रहे हैं। और उनकी ये आदत रही है, डिफरेंट ख़वातीन को चुप करवा दिया जाता था, उनको पैसे ऑफर करके प्रेशराइज करके उनको चुप करवा दिया जाता था, जो भी पहले उनकी विक्टिम्स थी। और काफ़ी सारी औरतें जो हैं वो उनकी विक्टिम्स बन चुकी हैं, और इसी तरह से ये लोगों के साथ बदतमीज़ी करते थे, और ये लोगों को कुछ समझते नहीं हैं, इंसान को इंसान नहीं समझता इनकी जो एक पर्सनल इनकी फैमिली है। तो मुझे फिर वहाँ से ही मुझे ये हिम्मत और हौसला है, और जो इन्होंने मेरे साथ किया था एनीवेज भी मैं कुछ सोच के भी कभी माफ़ नहीं कर सकती वो। और अना शेख के वालिद के साथ आपका राब्ता कैसे हुआ? उनके घर आना जाना था या कैसे मुलाकात हुई थी? जी, अना शेख क्योंकि मेरी फ्रेंड थी और हमारे आपस में घरेलू ताल्लुकदारी थी, हमारा कभी कभार एक दूसरे के घरों में आना जाना भी था। ऐसे ही उनके फादर ने मेरा नंबर कहीं से ले लिया होगा, मे बी अना से ले लिया होगा, और वहाँ से उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करना शुरू किया। इनिशियली तो मुझे ये सब एक मजाक लग रहा था कि हाउ कैन अ मैन हु इज फादर टू माय फ्रेंड कैन अप्रोच मी एंड प्रपोज मी, लेकिन बार बार जब वो करते रहे, मुझे प्रेशराइज करना शुरू किया, तो मैंने उनको ब्लॉक किया बहुत सारे नंबर्स पे। बट देन अगैन वो नए नंबर्स ले आते थे, कभी अपने एम्प्लॉयज़ के नंबर से मुझे मैसेजेस, टेक्स्ट, फोन्स, और फिर उसमें धमकियाँ देना, डराना, थ्रेट करना, इस तरह से वो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें डीफेम करूंगा एंड एक्सेट्रा। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।